वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के इस कंक्लूजन वाले वीडियो में आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को कंक्लूड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे। तो इस टॉपिक में हम इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक को कवर करेंगे? तो इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है बिजनेस रिस्क। क्या है बिजनेस रिस्क? बिजनेस रिस्क के दो एस्पेक्ट्स हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क एंड सेकंड है आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। पहला, बिजनेस रिस्क कैसा होता है, किस नेचर का होता है और कितने तरीके का होता है। लेकिन इन दोनों बातों को जानने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि बिजनेस रिस्क होता ही क्या है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस में रिस्क एक ऐसी चीज है जो कि सेपरेबल नहीं है, सेपरेट नहीं हो सकता। बिजनेस है व्हिच मींस रिस्क ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन सवाल है कि बिजनेस में रिस्क का प्रेजेंस होना ये क्या सिंबलाइज करता है, इसका मतलब क्या होता है? तो बिजनेस उसका सिंपल सा मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, ठीक है, या फिर अनसर्टेनिटी, ठीक है, ड्यू टू एनी अनसर्टेन इवेंट्स और एनी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस जिसके कारण नुकसान होने की संभावनाएं हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जितना प्रॉफिट होने की उम्मीद थी अगर हमें उतनी प्रॉफिट नहीं हुई वो भी आपके लिए बिजनेस रिस्क में ही काउंट कर लिया जाएगा। जैसे एक तो आपको नुकसान हो गया, अब नुकसान होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिन रीजन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी नुकसान होने के चांसेस हैं ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, वो चीजें बिजनेस रिस्क में काउंट की जाती हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको पॉइंट एक पहले कहा कि जितनी आपको प्रॉफिट की उम्मीद थी, फॉर एग्जाम्पल आपको उम्मीद थी कि भाई 100 रुपए मेरे को प्रॉफिट होगा, लेकिन 100 नहीं हुआ, आपको 90 रुपीज ही प्रॉफिट हुआ, 10 तो नहीं हुआ ना। तो ये भी एक तरीके से रिस्क ही कंसिडर किया जाता है। तो बिजनेस रिस्क में आप सिंपल सी एक चीज को देखेंगे कि जो आपको उम्मीद है, जो आपको लग रहा है कि हाँ जी ये हो सकता है, अगर वो ना हो, अगर आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ना मिले, अगर आपको प्रॉफिट ही ना मिले, आपको लॉस मिल जाए, आपको नुकसान हो जाए, तो उस नुकसान के चांसेस, उस नुकसान की प्रोबेबिलिटी को ही यहां पे क्या कहा जाता है? बिजनेस रिस्क कंसिडर किया जाता है। अब देखिए बिजनेस रिस्क के नेचर है। यहां पे सबसे पहला नेचर आपके सामने मार्क कर रहा है दैट बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का सिंपल से मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, क्योंकि बिजनेस रिस्क के पीछे मेजर रीजन क्या है कि चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर चीजें हमारे कंट्रोल में होंगी तो रिस्क होगा ही नहीं ना। ऑब्वियस सी बात है, जो भी चीज अगर मेरे कंट्रोल में है तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग टर्न कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग फेवर में लेके आ सकते हैं। लेकिन वो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, इसीलिए रिस्क फैक्टर जनरेट हो जाता है। और इसीलिए जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो अनसर्टेन भी होती है। अनसर्टेन का मतलब क्या? फिक्स नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। व्हाट इफ अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, कल को क्या हो जाए, मेरा बिजनेस चले या मेरा बिजनेस ना चले। आप यहाँ पे इस वक्त का एग्जांपल ले सकते हो। Who knows, किसको पता था कि कोविड जैसा सिचुएशन आएगा? किसको पता था कि जब यहाँ पे सबसे पहली बार लॉकडाउन लगेगा कुछ दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए, वो लॉकडाउन इतने महीने खिंच जाएगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। बीच बीच में लोगों ने पता नहीं अपना ज्ञान लेने के लिए कहां से कह देते हाँ जी 12 घंटे कोरोना रहता है, 12 घंटे का लॉकडाउन है, लॉकडाउन या फिर 48 घंटे का 24 घंटे का लॉकडाउन है, सही हो जाएगा, ठीक है। तो उस दिन के बाद से हालात बहुत बार बदले हैं और बहुत ज्यादा बदले हैं। तो उसके पीछे मात्र एक रीजन है कि चीजें सर्टेन नहीं है। चीजें क्या है? अनसर्टेन है। चीजें फिक्स नहीं है, चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनसर्टेन है, इसी के कारण ही बिजनेस रिस्क क्या होता है? अराइज होता है। तो इसका बिजनेस रिस्क का सबसे पहला नेचर है अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। सिंपल। नेक्स्ट आपके सामने है कि जो बिजनेस रिस्क है ना वो हर बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब मान लो कि अगर किसी बिजनेस में रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस ही नहीं है, क्योंकि कोई भी बिजनेस सर्टेन नहीं होती, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस रिस्क एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसी चीज है जो कि हर एक बिजनेस में प्रेजेंट होती है, वो इसका हिस्सा है। आप किसी भी बिजनेस का एग्जांपल उठा के देख लीजिए, आपको दुनिया में कोई ऐसी बिजनेस नहीं मिलेगी जिसमें रिस्क फैक्टर अवेलेबल हो। हाँ, रिस्क की इंटेंसिटी वैरी कर सकती है, किसी में रिस्क हाई हो सकता है, किसी में रिस्क लो हो सकता है, लेकिन रिस्क प्रेजेंट तो जरूर रहेगा। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट कहा जाता है कि जो मैंने यहाँ पे एक और पॉइंट आपके साथ यहीं पे ऐड किया कि जो रिस्क की डिग्री है वो बिजनेस टू बिजनेस क्या करती है? वैरी करती है। जैसे इस कोविड के टाइम पे आप देखो
जो नेसेसिटी आइटम्स हैं, जो फूड है, जो दवाइयां, फार्मास्यूटिकल सेगमेंट्स हैं, उनको नुकसान थोड़ा कम हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नुकसान नहीं हुआ है, इनफैक्ट बहुत लोग कह रहे हैं कि उनको प्रॉफिट भी हुआ है। तो जो खाने पीने के दुकान वाले, जिनका बिजनेस खाने पीने का है, ठीक है, जिनका बिजनेस दवाइयों का है, तो उनके लिए ये कोविड एक तरीके से रिस्क कम लेके आया है। लेकिन जिसका बिजनेस कपड़ों का है, ठीक है, जिनका बिजनेस पार्टी शार्टी का है, जिनका बिजनेस और भी अलग अलग चीजों का है, जिसमें लग्जरी आइटम्स की बात कर लो, रेस्टोरेंट्स की बात कर लो, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इनफैक्ट कई हजार रेस्टोरेंट्स और कई सारी फैक्ट्रीज तो बंद भी हो चुकी हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक सिचुएशन अगर आता है, एक फैक्टर अगर काम करता है, तो वो फैक्टर किसी को ज्यादा अफेक्ट करता है, किसी को कम अफेक्ट करता है, कभी कभी अफेक्ट नहीं करता क्योंकि वो किसी दूसरे फैक्टर से अफेक्ट हुआ रहता है। तो इसलिए मैंने आपको इसी पॉइंट में बताया कि जो रिस्क तो है, लेकिन रिस्क कितना है ये बिजनेस टू बिजनेस क्या करेगा, वैरी करेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने है कि अगर हम रिस्क लेते हैं, ठीक है, अगर हम चांस लेते हैं बिजनेस में, तो उससे जो मुझे वापस मिलता है वो प्रॉफिट रिवॉर्ड होता है। क्या होता है? रिवॉर्ड होता है। अगर कोई बिजनेसमैन इतना बड़ा रिस्क लेता है, ठीक है, तो उसको उस रिस्क के बदले में जो प्रॉफिट मिलता है, वही प्रॉफिट उसके लिए एज अ रिवॉर्ड का काम करता है, एज आप अवार्ड भी उसको कंसिडर कर सकते हो। क्लियर? क्या इसलिए यहां पे कहा जाता है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। जो रिस्क दिया है उसका जो रिवॉर्ड है, उसका जो रिटर्न है, वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लॉस भी मिल सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट ही मिलेगा, लॉस भी मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको बिजनेस रिस्क के नेचर समझ में आ चुके होंगे। दैट बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क वैरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस एंड प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। दैट्स इट। अब बात आती है बिजनेस रिस्क के टाइप की। बिजनेस रिस्क के आपके सामने 4 मेजर टाइप दिए हुए। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेस, कि इकोनॉमिक कॉजेस के कारण रिस्क हो सकता है। सेकेंड आपके सामने नेचुरल कॉजेस के कारण रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट ह्यूमन कॉजेस के कारण रिस्क हो सकता है, या फिर फिजिकल कॉजेस के कारण रिस्क हो सकता है। मतलब रिस्क के पीछे कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं, यहाँ पे मेजर कैटेगराइजेशन किया गया है। तो अगर आप बात करते हैं कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क में कि बिजनेस रिस्क होता क्यों है, तो इसमें सबसे पहला कॉज आपके सामने इकोनॉमिक कॉज है। अब सवाल है सर इकोनॉमिक कॉज क्या है? हमारे इकोनॉमी में, हमारे इकोनॉमिक सिचुएशन में अगर कुछ बदलाव आ जाते हैं और वो चेंज किसी के लिए फेवरेबल भी हो सकते हैं, किसी के लिए अनफेवरेबल हो सकते हैं। तो जिसके लिए फेवरेबल है उनको देंगे फायदा, जिनके लिए अनफेवरेबल है उनको देंगे नुकसान। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे आप यहां पे ले सकते हो। जैसे मान लेते हैं हमारी जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी है, क्या है, जो सरकार की जो आर्थिक नीतियां होती हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी होती हैं, उसको इसमें काउंट किया जाता है। अब गवर्नमेंट ने इनिशियली, मैं बात कर रहा हूं, एक प्रॉपर डेटा आपको दे रहा हूं, दिस इज द रियल डेटा, कि गवर्नमेंट ने इनिशियल 2019 से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर पे टैक्स लगाना शुरू किया। आपको पता होगा इंडिया में गाड़ी बहुत महंगी होती खरीदना, क्योंकि उसमें सरकार टैक्स लगाते बहुत। तो अगर आप सारे टैक्सेस को जोड़ दोगे तो 48-49% तो अकेले बस टैक्स हो जाता है गाड़ियों पे, ठीक है। आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो। तो इसलिए इंडिया में कार खरीदना बहुत मतलब चैलेंजिंग बन जाता है, क्योंकि कार बहुत महंगे हो जाते हैं। और सरकार ने पिछले साल 2019 की अगर मैं बात करता हूं, तो 2019 के रेफरेंस में सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर पे टैक्स लगा दिया, और हैवी टैक्स लगा दिया, जिसके कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। और बहुत सारी जो कंपनी थी जो कि ऑटोमोबाइल की जो डीलिंग करती हैं, ठीक है, तो डीलरशिप लेती है, वो बंद होने लगी, क्योंकि गाड़ियों की बिक्री क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि गाड़ियां बहुत ही ज्यादा क्या हो गई, महंगी हो गई। और जो कार लोन पे मिलता है वो भी सस्ता नहीं मिलता, कार लोन भी इंडिया में महंगा ही मिलता है। तो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, टैक्स का जो फैक्टर था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे हम टैक्स लगा देंगे, तो उस टैक्स ने ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक तरीके से कमर तोड़ के रख दी। उनके डीलरशिप जो बिजनेस थे वो बंद हो गए, लोगों ने गाड़ियां खरीदना बंद कर दिया, और उनके बिजनेस को ये रिस्क कहीं ना कहीं झेलना पड़ा ड्यू टू गवर्नमेंट्स अनफेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉजेज में आती हैं। बहुत बार होता है कि प्राइस फ्लक्चुएशन, सामान की कीमतों में बहुत ज्यादा बदलाव हो जाता है, उसके कारण आपको नुकसान हो जाता है। बहुत बार फैशन में चेंज आ जाता है, ठीक है, लोग वो सामान मतलब खरीदना पसंद नहीं करते, प्रेफर नहीं करते, ठीक है। इस वक्त आप देखो लोग कीपैड नहीं खरीदते, ठीक है, कोई भी खरीदेगा तो भाई वो स्मार्टफोन ही खरीदेगा, वो टच स्क्रीन खरीदेगा।
जो कीपैड का मार्केट है वो डाउन हो चुका, बिकॉज लोगों का जो पसंद है वो बदल गया। लोग 5000 का भी लेंगे लेकिन आज के टाइम पे स्मार्टफोन लेंगे, और लोग ले रहे हैं, लेंगे क्या, लोग ले रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है, प्राइस में फ्लक्चुएशन या फिर टेस्ट में लोगों के पसंद में चेंज, फैशन में चेंज, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी में ऐसी चेंज आ जाए जिसके कारण अगर नुकसान होता है या फिर रिस्क की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो सब आपके इकोनॉमिक कॉजेज में क्या की जाती हैं, काउंट की जाती हैं। नेक्स्ट आपके सामने है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में नेचुरल क्लेमिनिटीज को काउंट किया जाता है, जिसमें आप फ्लड की बात कर सकते हो, आप तूफान की बात कर सकते हो, आप सुनामी की बात कर सकते हो, आप ड्रॉट की बात कर सकते हो, फेमाइन की बात कर सकते हो। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बिजनेस को डायरेक्टली हिट करती हैं। छोटा सा एग्जांपल लिया जाए तो 2020 में उड़ीसा में एक अम्फन तूफान आया था, उसने उड़ीसा को भी बर्बाद किया और बंगाल को भी बर्बाद किया, बहुत ज्यादा नुकसान हुए, करोड़ों के नुकसान हुए। ठीक है, अब जिनकी फैक्ट्री थी उन एरियाज में, वो फैक्ट्री उड़ गई, वो फैक्ट्री डूब गई। अब बिहार के इलाकों को देखो, बिहार में भी कोसी से बार बार बाढ़ आता है। तो ऐसी ऐसी चीजें जिसपे ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है, क्या है, जिसपे ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक नेचुरल डिजास्टर में काउंट किए जाते हैं। वो सब आपके नेचुरल कॉजेज में क्या किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है ह्यूमन कॉजेज। ह्यूमन कॉजेज का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई हम बिजनेस की बात कर रहे हैं और वो आपका बिजनेस है, और आपके बिजनेस में बहुत सारे ह्यूमन भी काम कर रहे हो, ह्यूमन आपके लिए एम्प्लॉय हैं, आपके लिए वो वर्कर हैं। ठीक है, बहुत बार होता है कि वो जो एम्प्लॉय है, वो जो वर्कर है, उसके कारण ही आपको नुकसान का चेहरा देखना पड़ जाता है। पता चला अकाउंटेंट ने पैसा चुरा लिया, ठीक है, पता चला कंपनी में ही एम्प्लॉयज ने मिलकर घपला कर दिया, करप्शन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो चीजें होती हैं, मतलब किसी इंसान अपने अंदर वाले लोगों के कारण ही अगर कुछ रिस्क अराइज होता है, दिस इज व्हाट वी कॉल ह्यूमन रिस्क, जिसमें डिसऑनेस्टी या फिर थेफ्टिंग या फिर मैन हैंडलिंग ऑफ द रिसोर्सेज और मैन हैंडलिंग ऑफ द मशीन्स, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपके ह्यूमन कॉजेज में काउंट किया जाएगा। जैसे पता चला कि एक एम्प्लॉय नया आया था, उसको मशीन चलाने नहीं आया, ठीक है, तो उसने मशीन को पता नहीं कैसे चला दिया कि पूरा का पूरा एक मशीन ही जल गया। ठीक है, तो इसमें मशीन की दिक्कत नहीं थी, इसमें दिक्कत किसकी थी, उस अनट्रेन्ड नए एम्प्लॉय की, जिसको मशीन चलाना नहीं आता था, फिर भी उस मशीन को चलाने के लिए वो बैठ गया। तो अगर ऐसे फैक्टर्स के कारण अगर आपको नुकसान होता है तो ये सभी फैक्टर आपके ह्यूमन कॉजेज में क्या किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एट लास्ट दैट्स कॉल्ड फिजिकल कॉजेज। देखो भाई, फिजिकल कॉजेज की बात करते हैं तो हम आमतौर पे कहेंगे कि इसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट्स पे जनरली काम किया जाता है और ये बहुत अनसर्टेन होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे पता चला कि भाई कोई वायरिंग में डिफॉल्ट था या नहीं था, वो एक बात की बात है, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण फैक्ट्री में आग लग गई, ये आपके फिजिकल कॉजेज के कारण है। पता चला एक मशीन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई थी, उसके कारण वो मशीन पूरी की पूरी गिर गई। ठीक है, आप देखते हो बहुत बार क्रेन गिर जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जो इश्यूज होती हैं, वो आपके फिजिकल कॉजेज में काउंट किए जाते हैं। तो आप मैकेनिकल इश्यूज के बारे में बात कर सकते हो, फायर की बात कर सकते हो, एक्सीडेंट्स की बात कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपके फिजिकल कॉजेज में आती हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपका बिजनेस रिस्क हो जाता है ओवर। गो थ्रू द टॉपिक। एक तरफ आपके सामने नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है और एक तरफ आपके सामने कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क है। आप अपने पॉइंटर्स को पढ़िए, किताब को पढ़िए, कोई प्रॉब्लम है कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और यहीं पे फाइनली आपका चैप्टर हो जाता है ओवर। एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर दैट्स कॉल्ड चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।